हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बात मैं बता दे रहा हूँ। जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये टॉपिक का मुख्य उद्देश्य बस शिक्षा के आधार पर, इसका कहीं भी कोई भी रिलेशन नहीं है कि हम किसी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या हम किसी पार्टी के यहाँ पर बड़ाई करने के लिए आए हुए। बस इसका हिस्ट्री से मुझे युवाओं को, लोगों को अवगत कराना है और यह सब्जेक्ट है बीजेपी के बारे में। देखिए, आज की जो मुख्य विचारधारा है बीजेपी की जनसत्ता, बीजेपी का पूरा कार्यकाल, किस तरह से बीजेपी का जन्म हुआ, किस तरह बीजेपी सत्ता में आई, किस तरह बीजेपी ने संघर्ष किया और किस प्रकार बीजेपी आज भारत पे शासन कर रही है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना रोक टोक के हम लोग आगे शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज इसको आप एज सीखने के लिए लीजिएगा। इसका कोई मोटिवेशन नहीं है कि इससे हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी एक वीडियो आएगा जो कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा, जिसमें कांग्रेस के उदय के बारे में बताया जाएगा। उसी तरह आज हम लोग बीजेपी के उदय किस तरह हुआ इसके बारे में जानते हैं। इसका कहानी कुछ ऐसा शुरू होता है कि सबसे पहले देखिए, आपको इसका पॉइंट को जानना होगा। जनता दल, जनता पार्टी जिसका नाम है, जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि ये 1977 में आपातकाल के बाद बनी। हुआ ये कि कांग्रेस जो था, जब जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे कांग्रेस में क्या हो रहा था, उसकी पुरानी पार्टियों या उनकी पुरानी लोगों को वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो पहले उन्हें मिला करता था। और जब भी किसी, मान लीजिए किसी दुकान या किसी फैक्ट्री में जब ज्यादा कमाई होता है तो क्या होता है, वो अपने पुराने लेबर्स को भूल जाते हैं। सेम यहाँ पर यही हुआ कांग्रेस के साथ। जैसे जैसे कांग्रेस बढ़ने लगा, इसकी विचारधाराएं बदलने लगी अपने पुराने लोगों के लिए, और इसके पुराने लोग कांग्रेस से नाखुश होने लगे और वो कांग्रेस से अलग हो गए। और कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने क्या किया, एक अपनी पार्टी खड़ी कर दी और अलग अलग इस तरह करके सभी ने क्षेत्रीय पार्टी अलग की। और जैसे ही वे इनका विरोध करने लगे, जिनका कांग्रेस का, तो कांग्रेस का विरोध करने के कारण सभी को कांग्रेस ने शांत कराने के लिए 1977 में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगाने के बाद 1977 में वापस चुनाव हुए और जैसे चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी शिकस्त मिली और यहीं से जनता पार्टी का निर्माण होता है। जनता पार्टी का निर्माण उसके विरोधियों द्वारा हुआ था। किसके विरोधी द्वारा? कांग्रेस के विरोधी द्वारा। 6 अप्रैल 1980 को पहली, बोल सकते हैं कि पहला रूप दिखा भारतीय जनता पार्टी का, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही तैयार कर लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्टी नहीं था ये। धीरे धीरे क्योंकि उस समय इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब तो था नहीं, तो उनको समय लग रहा था। यहाँ तक 1980 तक आने में समय लग रहा था। आपको ये मानना होगा कि बहुत बड़ा गैप को उन्होंने सहा था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक झोला टांग करके हर जगह जाते रहते थे और अपनी पार्टी से लोगों को, अपनी विचारधाराओं से लोगों को प्रेरित करते थे। देखिए, बिना सोशल मीडिया को उन्होंने बहुत प्रभावशाली भाषण दिया, बहुत प्रभावित किया लोगों को और उन्होंने काफी मेहनत किया बीजेपी को तैयार करने में। 1980 में जनता पार्टी का विघटन हो जाता है। जनता पार्टी जो था, जिन्हें बनाया गया था 77 के लिए ना, 77 में भी बनाया, आपातकाल के बाद बनाया था, तो जनता पार्टी का 1980 में विघटन हो जाता है। इसका कारण भी था कि इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने क्या किया, गेम चेंजर यूटर्न लिया। उन्होंने अपने जो भी नाखुश, जो भी बागी लोग थे, जो उनसे निकल के दूसरी पार्टी में गए थे, उन्हें क्या किया, किसी तरह का प्रलोभन देकर या खुश करके, कोई भी तरीका से खुश करके उन्हें वापस अपनी पार्टी में मिला लिया। 1984 में देखिए ये क्या हुए कि जनता पार्टी को इतना हानि हुआ ना कि वो मात्र 2 सीट ही जीत पाई, मात्र 2 सीट। बहुत गौर करने वाली बात है कि मात्र 2 सीट जीत पाई और उनका वो बुरा काल चला था। देखिए, जब भी कोई बिजनेस आप करते हैं या जब भी कोई तरह का शुरुआत करते हैं किसी चीज का, चाहे वो अच्छा हो, तो उस चीज में आपको समय लगता है। तो इस पार्टी को बढ़ने में समय लग रहा था क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम था। एक ऐसा पार्टी आपके सामने खड़ा है जो आजादी से ही वो आपके साथ लगा हुआ है, पूरे भारत में उसका प्रभाव है और आप उसके खिलाफ खड़े हैं, तो ये तो सूर्य और दिए के बराबर का हाल हो गया ना। एक तरफ सूरज उगा है, दूसरी तरफ दिया जलाए, तो इस तरह का हालत था। और इस हालात के कारण बीजेपी जो है, या फिर बोल सकते हैं जनता पार्टी को काफी हानि होने लगी। जब जनता पार्टी 1980 में विघटित हुई तो उसी के समय क्या हुआ कि जो जनता संघ, यही बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी बनता है। इसे 1996 में इसकी एक सरकार बनी थी, लेकिन मात्र 13 दिन के लिए बन पाई। सरकार पूरी फुलफिल नहीं रही और वहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को गिरा दिया गया। इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत दिक्कत हुआ। और एक चीज आपको बताना चाहते हैं, 1984 में भारतीय जनता दल जो था या भारतीय जनता पार्टी था, ये एक्टिवेट थी, लेकिन ये चुनाव हार गई थी। पहला कारण ये था हारने का कि उस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और इसका पूरा, बोल सकते हैं, इसका पूरा एक तरह इमोशनल जो अटैचमेंट होता है ना, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, ये पूरा राजीव गांधी के साथ जुड़ गया था।
तो इससे क्या हुआ कि कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ और इसी कारण कांग्रेस जीत गई और ये हार गए थे जनता पार्टी। उसके बाद अगला सिचुएशन ये आता है कि 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ जैसे राष्ट्रीय जनता दल के साथ जैसे ही गठबंधन होता है बीजेपी का, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये क्या एग्रेसिव हो जाती है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को मुख्य अध्यक्ष चुना जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो इस चुनाव को जीत जाते हैं और पहला प्रधानमंत्री बनता है गैर कांग्रेसी। ये पहला मौका था जब भारत को गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिला था, गैर कांग्रेसी पार्टी मिला था, जिसने क्या किया था, भारत पर अपनी बहुमत को दर्शा के जीत हासिल किया था। अब 2004 तक ये तो ठीक ठाक चल रहा था, मतलब सिचुएशन सब कुछ कॉमन था। और 2004 में क्या हुआ कि ये फिर चुनाव हार गए और 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष में रही, कांग्रेस के विपक्ष में बैठी और विपक्षी टीम के तहत, विपक्षी बोल सकते हैं पार्टी के तहत उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और अब सिचुएशन कुछ ऐसा था कि इन्हें कुछ ऐसा टॉपिक्स का जरूरत था जिससे वो क्या कर सके, लोगों को एक विचारधारा दे सके। देखिए कोई भी पार्टी जो होती है ना, वो एक विचारधारा के तहत चलती है। ने 1965 में नया एक विचारधारा लागू किया जिसका स्लोगन था एकात्मक मानवतावाद। इस एकात्मक मानवतावाद के चलते इन्हें काफी फायदा हुआ। पहले देखिए बीजेपी या फिर बोल सकते हैं इस पार्टी को चुनी जाना जाता था हिंदू राष्ट्र के लिए, लेकिन इस पार्टी ने अपनी विचारधारा को बदला और एकात्मक मानवतावाद के तहत सभी का विकास, सभी का साथ की आधार पे काम करना शुरू किया। और इससे क्या हुआ, इन्हें काफी अधिक फायदा हुआ। एक जब पहले उन्हें हिंदू सपोर्ट करता था, अब मुस्लिम भी सपोर्ट करने लगे, क्योंकि अब वो सबका भला चाहते थे। और ये चीज देखिए कॉमन सा था, यहाँ पर किसी पार्टी की विचारधारा को आपको समझना होगा। देखिए सब कहता है कि जो ये भाजपा ये हिंदू की सरकार है, हिंदू की पार्टी नहीं। इसमें बहुत ऐसे मुस्लिम भी है जो क्या कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे नेता एमएलए एमपी को देखेंगे जो मुस्लिम से बीजेपी कैंडिडेट होकर चुना गया है। तो यहाँ पर बीजेपी का कोई तुष्टिकरण नहीं है, वो हमेशा जो थे कॉमन एक समानता राजनीति करते हैं। हाँ, आगे क्या होता है कि इस पार्टी में एक नई विचारधारा की एंट्री हुई और वो विचारधारा था जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा धारा 370 पता है ना। तो जम्मू कश्मीर में वहां पर पूरी तरह उसको भारत में मिलाना तीसरा उद्देश्य हो गया। ये दो मुख्य उद्देश्य क्या थे, जम्मू कश्मीर का मुद्दा और दूसरा था अयोध्या का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों ने बीजेपी को बहुत ही ज्यादा पावर दिया, क्योंकि देश का कोई नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ऐसा ही हो, कोई नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ले। सबका यही बहुमत था कि जम्मू कश्मीर को अब पूर्ण रूप से भारत में मिलना ही चाहिए। और इसी के तहत 2004 के बाद का जो 2014 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारी मतों से क्या हुआ, बीजेपी जीती और फिर से सरकार बनाई। ये दूसरी बार उसका सरकार चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ये चीज को किया था, 370 को खत्म किया और बीजेपी ने अपनी सत्ता को कायम रखा। आगे देखिए इसके कुछ पुराने पॉइंट्स जानते हैं। देखिए बीजेपी का जो मुख्य लोगो है वो है कमल का फूल। कमल का फूल आपको पता है, देखते हैं तो समझ जाते हैं ये बीजेपी का चिन्ह है। आपको पता है इसको बनाया किसने था, इस चिन्ह को तैयार किसने किया? इस चिन्ह को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम था प्रभात झा, ठीक है। और उसके जो संपादक थे उसका नाम था संजीव कुमार सिन्हा। संजीव कुमार सिन्हा ने इसकी संपादिकता की थी। और साथ ही साथ 1951 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था RSS, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर 1925 को पहली अपनी मुख्य विचारधारा रखी थी, जिसमें, ठीक है, विचारधारा में डॉक्टर हेडगेवार, उनका पूरा नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने क्या किया था, RSS की स्थापना की और स्थापना करके 1951 तक इसका प्रचार प्रसार पूरा किया। किसका? RSS का। और इस RSS पार्टी को बीजेपी की एक दूसरी पार्टी मानी जाती है। देखिए बीजेपी का एक दूसरा पार्टी RSS भी है और इसी पार्टी ने क्या किया, मिली जुली रूप से जितने भी हिंदू राष्ट्र संघ के लोग थे उनको एकता में लाया, उनको जोड़ा और उससे क्या किया, एक नए दल का निर्माण किया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। हम लोग बहुत कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक अंश है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, ये क्या करती है, अपनी विचारधाराओं को इस तरह प्रकट करती है कि ये देश सेवा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र हित और राष्ट्रवादी के रूप में चलती है। इसलिए इस पार्टी को RSS कहा गया। अब देखिए RSS जो है इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है।
और जब ये पार्टी लड़ रही थी बीजेपी के साथ मिल करके, क्योंकि बीजेपी में अधिकतर अंश इन्हीं का है, तो बीजेपी में जब ये पार्टी बन के लड़ी तो इसमें बहुत और दलों ने ये सहयोग दिया, लेकिन कुछ विचारधाराओं में उनके साथ जो था वो उन लोगों ने समझौता किया। सिर्फ शिवसेना जो थी वो बीजेपी के साथ इन विचारधाराओं के साथ आगे चली, क्योंकि वो भी एक पूर्ण हिंदू राष्ट्र पार्टी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए बीजेपी के कुछ और शाखाएं हैं, जैसे युवा शाखा, महिला शाखा, किसान शाखा, और इन्हीं शाखाओं के बल पर बीजेपी क्या करती है, अपनी पार्टी का पूरा नियंत्रण करती है। इस पार्टी का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि देश के हर तबके के लोगों को वो सुविधाएं पहुंचाना जिससे देश में हानि हुई है। ये कांग्रेस विरोधी पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ इसे शुरू किया गया था। आपको जानना होगा ये पार्टी कांग्रेस के खिलाफ शुरू किया गया था, कांग्रेस के विरोध में शुरू किया गया था। इसका दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं था, ठीक है। अगला पॉइंट, इस पार्टी ने देश हित में बहुत सारे काम किए हैं और ये अभी भी वो कार्यशैली में लगी हुई है। अभी भी आज हमारे देश में उन्हीं की सत्ता चल रही है, ठीक है। और इसी तरह से भारत के कुछ मुख्य मुद्दे के आधार पर बीजेपी ने अपनी सत्ता को कायम किया और अपनी सत्ता का प्रचार प्रसार किया। देखिए अभी जो है नड्डा जी इनके मुख्य अध्यक्ष बने हैं, और आपका जाकर के और इनके बहुत सारे जितने भी शाखाएं हैं उनमें अभी देखिए जातिवाद को साइड कर दिया गया है। सभी एक साथ मिलकर चल रहे हैं और सभी की विचारधारा एक है। इनका अभी का स्लोगन है सबका साथ और सबका विकास। अब इस पार्टी के बारे में हम लोग इतना कुछ जान गए, तो देखिए जितना कुछ मेरे अंदर था मैं बता सका आपको, मैंने बताया। अच्छा, इस पार्टी में अभी के समय में 545 में लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 545 में से 303 सीट जो है वो बीजेपी के पास है, और राज्यसभा में 245 में से 93 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। इसका जो बीजेपी का जो मुख्य कलर है वो भगवा और हरा रंग का है। तो ये सब मुख्य पॉइंट्स जो है वो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। देखिए और एक चीज बता दे रहे हैं, इस पार्टी को शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट तब हो गया था जब, ठीक है, विद्यार्थी आंदोलन हुआ था। विद्यार्थी आंदोलन का मुख्य प्रभाव बिहार में पड़ा था, और इस आंदोलन के बाद, ठीक है, जयनारायण जी के आंदोलन के बाद बहुत कुछ हुआ था, जिसके कारण जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी को जोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर यही राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी जो थी बाद में बीजेपी बनी, भारतीय जनता पार्टी बनी। तो इस तरह से एक पार्टी का उदय हुआ। आज हम लोग जाने बीजेपी ने किस प्रकार से देश में अपना शासन किया, देश को चलाया, देश में अपना अस्तित्व कायम किया। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बस यही काम है कि आपको जानकारी देना कि भारत में कोई ऐसा पार्टी बना था जो कांग्रेस के विरोध में बना था, क्यों बना था, कैसे बना था, मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे इससे। तब तक के लिए आज वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।